मॉर्निंग बच्चों। आज हम 11th क्लास के सेकेंड जो चैप्टर हमारा है, आज उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने जितने भी सारे वीडियोस आपको दिए हैं उसमें सिस्टमैटिक जितने भी टॉपिक थे फर्स्ट चैप्टर के, फिर क्वेश्चन आंसर, सारी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। अब जो हम इसे आगे की जो बात करेंगे वो सेकेंड चैप्टर की बात करेंगे। और बात करने से पहले जरूर हम आपसे कहेंगे कि कोई बच्चा अगर मान लो कि अगर आपने कोई क्लास मिस कर दिया हो, कोई वीडियो मिस कर गया हो, तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है वहां पे जाकर के अकाउंट्स बाय प्रणव झा, वहां पे जाकर के सारे वीडियो आपको सिस्टमैटिक मिल जाएंगे, सब आपके लिए हैं। आप वहां से निकाल करके आप उसको सिस्टमैटिक स्टडी कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये जो सेकंड चैप्टर हम स्टडी करते हैं, सेकंड चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, ये सेकंड चैप्टर क्या है, बातों को समझेंगे जरा। देखो बेटा, जैसे डिक्शनरी होता है ना, इंग्लिश की हिंदी होती है, वैसे ही सेकंड चैप्टर है। और इसलिए सेकंड चैप्टर को कहा गया अकाउंटिंग टर्म्स। इस चैप्टर में सिर्फ आपको टर्म्स पढ़ने हैं, सब जो टॉपिक है, जो वर्ड है, उसके मीनिंग को समझना है। अगर उसके टॉपिक्स को, अगर उसके मीनिंग को अगर आप समझ गए, ठीक है ना, तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ये सारे वर्ड्स रिपीट होंगे आपको, इससे आगे जितने भी चैप्टर्स होंगे उसमें रिपीट होंगे। कॉमर्स आपके लिए नया है, जितने भी 11th क्लास के बच्चे हैं। और जब कॉमर्स आपके लिए नया है तो उसमें आपके लिए जरूरी है कि जो कॉमर्शियल जो टर्म्स हैं उसको समझना, और बहुत अच्छे तरीके से समझना बेटा कॉमर्शियल टर्म्स को। जब तक आप कॉमर्शियल टर्म्स को नहीं समझेंगे तब तक बात सही नहीं होगी। तो जरूरी यह है कि सेकेंड चैप्टर जो 11th क्लास का हमारा है, इसको समझने से पहले हम इस चीजों पर गौर करें, इस चीजों पर विचार करें और एक एक वर्ड्स को समझें। चलिए, समय बर्बाद नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। ये अकाउंटिंग टर्म्स क्या है, बहुत ही इजी गोइंग बातों को समझना है बेटा। अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब है कि understand the subject of accounting well, one must be blessed with the various terminology used in it. Accounting terms का क्या मतलब, जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो जब हम अकाउंट्स स्टडी करेंगे तो भाई अकाउंट्स को स्टडी करने में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स एंड टर्म्स हैं जो कि आपके सामने हैं, जिसका संबंध किससे है, अकाउंटिंग से है। दैट्स कॉल्ड अकाउंटिंग टर्म्स। तो टर्मिनोलॉजी है, एसेट्स है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, ड्राइंग्स है, एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर है, सारी चीजें बेटा पढ़नी है। तो जब तक ये टर्म्स आपको क्लियर नहीं होंगे तब तक जाकर के बात आपको समझ में नहीं आएगी अच्छे से। चलिए बात करते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिजनेस एंटिटी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स। बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी क्या होता है? बिजनेस एंटिटी मीन्स देखिए, बिजनेस एंटिटी मीन्स ए बिजनेस इंटरप्राइज दैट इज सेपरेट एंड डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर्स, कैरिंग ए यूनिक आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन, लाइक टाटा लिमिटेड, मारुति उद्योग, आईटीसी लिमिटेड। देखिए बिजनेस एंटिटी, देखिए मान लो बिजनेस में ए बिजनेस है और ए ओनर है, ए ओनर है, दोनों की अपनी सेपरेट एंटिटी होती है। ये जो ओनर है, चलो कोई बात नहीं, आपको कभी कहेंगे यार ओनर तो सर, ये ओनर तो पैसा लगाता ही है तो सारी चीजें तो ओनर की हुई। बेटा सही बात है, बहुत अच्छा कहा आपने, लेकिन ये जो बिजनेस है इसकी अपनी एंटिटी और ओनर की अपनी एंटिटी। तो बिजनेस एंटिटी दैट मीन्स कि जो बिजनेस का इंटरप्राइज है, जो ऑर्गेनाइजेशन है। अब सपोज दैट अगर आपने टाटा लिमिटेड के नाम से संस्था, ऑर्गेनाइजेशन अगर आपने बनाया हुआ है, तो जितनी भी एसेट्स है, जितनी भी लायबिलिटी हो, किसकी है? टाटा लिमिटेड की है, ओनर्स ने, ठीक है, ओनर्स ने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, लेकिन सारी की सारी किसकी है? टाटा लिमिटेड की है। मारुति उद्योग की जो एसेट्स है, मारुति उद्योग के एसेट्स हैं। तो ये सारी चीजें यहां पर है। तो मैं जो आपको कहना चाह रहा था, सबसे पहला वर्ड जो हमको समझना है बिजनेस एंटिटी। इसमें मैंने कहा कि भाई अगर बिजनेस है, अगर ओनर्स है, तो ओनर की अपनी आइडेंटिटी है और बिजनेस की अपनी आइडेंटिटी है।
चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा। इसके बाद का जो टर्म हमारे पास है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इस वर्ड को बहुत समझिएगा, इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में भी हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन किया हुआ है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में, और थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। बिजनेस ट्रांजैक्शंस में जो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, मैं बच्चों से कहता हूं बेटा देखो, बिजनेस अगर हम लोग कर रहे हैं और बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसका मीनिंग क्या है? ट्रांजैक्शंस आर दोज एक्टिविटीज ऑफ ए बिजनेस विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मनी और गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन और टू अकाउंट्स। देखो बेटा क्या कह रहा है, बिजनेस ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? बिजनेस में एक्टिविटी हुई और एक्टिविटी में क्या हो रहा है? एक्टिविटी में गुड्स और सर्विसेज का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। गुड्स और सर्विसेज का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। तो गुड्स और सर्विसेज का अगर एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में, दैट्स कॉल्ड बी ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। और एक्सचेंज किस में होना चाहिए? मनी में। एक्सचेंज किस में होना चाहिए? मनी में। Transactions is a particular instance of buying or selling undertaken by two parties and which gets recorded in the books of accounts। और हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। बैंक से हमने पैसा निकाला तो उसकी एंट्री कहां होगी? बैंक में भी होगी और आपके यहां भी होगी। आप बैंक से क्या लेकर के आए? कैश। कैश को डेबिट कीजिए, बैंक को क्रेडिट कीजिए, दैट इज द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो मेरे कहने का मतलब है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस हम तभी कहेंगे जबकि उसमें क्या होगा? एक्सचेंज होगा। गुड्स और सर्विसेज का क्या होगा? एक्सचेंज होगा। और एक्सचेंज किस रूप में होगा? मनी में होगा। कहता है बेटा कि ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस है ये कैश में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी हो सकता है। कैश मतलब तुरंत कैश में पेमेंट हो गया, और क्रेडिट दैट मींस कि आपने पेमेंट उस समय नहीं किया है, पेमेंट आप क्या करेंगे? बाद में करेंगे। बात मेरी समझ में आ रही है? तो ट्रांजैक्शंस कितने तरीके का हो सकता है? दो तरीके का बेटा। वन इज द कैश एंड सेकंड इज द क्रेडिट। कैश ट्रांजैक्शंस में क्या होगा? आपको क्या मिलेगा? जब आप किसी को पैसा दीजिएगा, ठीक है, तो भी रिसिप्ट मिलेगा, ठीक है, आपको रिसिप्ट देना होगा। और रिसीव योर पेमेंट दोनों केस में होगा। कैश रिसीव भी हो सकता है और कैश पेमेंट भी हो सकता है। और दोनों केस में क्या होता है? एक रिसिप्ट होता है जो कि दिया जाता है। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि कैश ट्रांजैक्शंस इज वन वेयर कैश रिसिप्ट और पेमेंट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शंस। फॉर एग्जांपल्स, व्हेन श्याम बायज गुड्स फ्रॉम राम बाय मेकिंग द पेमेंट इन कैश इमीडिएटली। जब बेटा हम कोई गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं और इमीडिएट कैश का पेमेंट कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड बी ए कैश ट्रांजैक्शंस। एंड सेकंड इज द क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। Credit transactions is one where cash is not involved immediately but will be paid or received later। कुछ दिनों के बाद हम कहते हैं कि आप मुझे अभी दे दीजिए और मैं आपको पेमेंट 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद कर दूंगा, दैट्स कॉल्ड बी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। बेटा जी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस है उसमें कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। एक और होता है इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस। ध्यान से देखेंगे, internal transactions takes place within the organization itself and does not involve another party। internal transactions किसको कहते हैं? जो बिजनेस का पार्ट होता है, किसी दूसरे कस्टमर के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं होता है, दैट्स कॉल्ड बी इंटरनल ट्रांजैक्शंस। फॉर द एग्जांपल्स, ए बिजनेस है और बिजनेस में ही, बिजनेस के अंदर में ही कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, किसी और बिजनेस के साथ किसी भी तरीके का कोई रिलेशन नहीं है, that's called be internal। External transactions, that means transactions takes place between the organization and another party। For the example, sale or purchase of goods। हम किसी को सामान सेल करते हैं, किसी से परचेज कर रहे हैं, that's called be external transactions। चलिए हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया कि भाई बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है, और फिर हमने स्टडी किया कि टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने होते हैं। तो वन इज द कैश ट्रांजैक्शंस, सेकंड इज द क्रेडिट ट्रांजैक्शंस एंड इंटरनल ट्रांजैक्शंस एंड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस। चलिए आगे बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स बात करेंगे
नेक्स्ट टर्म हमारा है इवेंट। बड़े ध्यान से बेटा देखिएगा, इवेंट का क्या मीनिंग है। देखिए इवेंट, देखो बेटा बिजनेस हम करते हैं और बिजनेस हम करते हैं और बिजनेस में जो रिजल्ट आता है, फॉर द एग्जाम्पल्स ऐसे समझिए, मान लीजिए कि एक टीवी आप पटना की एक दुकान से खरीद के लाते हैं, जिस टीवी की कॉस्ट कितनी है 10,000। ओके, अब इस टीवी पे आपको जो एक्सपेंस लगा लाने ले जाने में, वो लगा 4,000 का। टोटल इस पे कॉस्ट कितने का हो गया? कॉस्ट हो गया 14,000। हम लोग किसकी डिस्कशन कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? इवेंट के बारे में। कॉस्ट हो गया 14,000 का। अब इसको आपने 20,000 में सेल कर दिया, बेटा ये क्या हुआ? 6,000 का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 6,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, जो 6,000 का आपको जो प्रॉफिट हो रहा है, दैट्स कॉल्ड इवेंट। दैट्स कॉल्ड इवेंट। कहने का क्या मतलब है कि द रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ए ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड इवेंट। कोई भी बिजनेस में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं और उससे जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट क्या हो सकता है? प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो जो प्रॉफिट और लॉस आता है, दैट्स कॉल्ड इवेंट। फॉर एग्जांपल्स, प्रॉफिट मेड ऑफ ₹20,000 इज एन इवेंट। अगर इस क्वेश्चन को लेंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट मेड ऑफ ₹6,000 इज एन इवेंट। ये हमारा इवेंट है जो प्रॉफिट असाइन हो रहा है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद जो टर्म्स हम लोग बात करेंगे, वो बात करेंगे अकाउंट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार आएगा, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। वहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे मास्टर डिग्री तक पढ़ाई कर लेते हैं और उनको पता ही नहीं होता अकाउंट का मतलब क्या होता है, क्या है अकाउंट, अकाउंट का मीनिंग क्या है, पता ही नहीं होता उनको। तो बेसिक चीज जो यहां पर है, जब हम लोग को समझना है इसको बेटा अकाउंट। कुछ चीजें हैं अभी समझेंगे, कुछ चीजें 2-3 चैप्टर के बाद समझेंगे। तो जो इस चैप्टर का कंटेंट्स है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। देखो बेटा अकाउंट का क्या मतलब है? अकाउंट इज ए समरी ऑफ रिलेवेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अकाउंट क्या है? एक समरी है। जब बिजनेस हम करते हैं, फॉर द एग्जांपल्स मैं आपको यहां बताऊं, हम बिजनेस करेंगे तो क्या होगा? मान लो कि हम परचेज करते हैं, हम परचेज कर रहे हैं, तो परचेज क्या हमारा एक अकाउंट है। ये क्या देगा? टोटल परचेज के बारे में हमको बताएगा कि हमने बिजनेस में टोटल परचेज कितना किया, दैट इज अकाउंट। सेल, टोटल सेल के बारे में बताएगा, दैट इज अकाउंट। मान लो राम हमारा क्रेडिटर है, राम से अकाउंट। हम सैलरी दे रहे हैं, सैलरी अकाउंट बताएगा वो। हम रेंट दे रहे हैं बिजनेस का, रेंट अकाउंट। और लास्ट में अकाउंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? अगर स्पेलिंग देखेंगे तो अकाउंट, और इसको शॉर्ट फॉर्म में A/सिंगल डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि अकाउंट इज ए समरी ऑफ रिलेवेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस रिलेटिंग टू पर्सन, एसेट्स, एक्सपेंस, रेवेन्यू नेम्ड अंडर वन हेडिंग्स। मैंने क्या कहा बेटा? जितनी भी सारी चीजें हम सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं, वो सारी की सैलरी का पेमेंट किसके अंदर आएगा? इस सैलरी अकाउंट के अंदर आएगा। दैट्स कॉल्ड बी अकाउंट। क्यों? कि ये पूरे बिजनेस के सैलरी को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। एक समरी है, हम एक समरी, टोटल सैलरी को हम लेकर के इस सैलरी अकाउंट के अंदर डालते हैं, टोटल परचेज को लेकर के इसके अंदर डालते हैं, टोटल सेल को लेकर के इसके अंदर डालते हैं। दैट्स कॉल्ड बी अकाउंट। देखिए अकाउंट जो है एक पार्टिकुलर पर्सन के बारे में आपको बताता है। अब इस चैप्टर में बेटा यहीं तक पढ़ना है आपको, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तब इसी अकाउंट को हम लोग को क्या करना होता है? डेबिट और क्रेडिट करना होता है। डेबिट और क्रेडिट। फॉर द एग्जांपल, एक एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख देता हूं। मान लीजिए आपने कोई गुड्स परचेज किया, तो गुड्स अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आप क्या एंट्री करेंगे? परचेज अकाउंट DR2। अगर मान लो कैश में परचेज कर रहे हैं तो कैश अकाउंट। तो हमने क्या किया? इसी अकाउंट को बेटा, इसी अकाउंट को हमने क्या किया? डेबिट और क्रेडिट कर दिया। अब डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये सब चीजें आगे जाकर के हम लोग स्टडी करेंगे।
अभी हम लोग को बस यहां समझना है कि ये अकाउंट क्या होता है। चलिए अगला टर्म देखते हैं। अगला जो टर्म हमारे पास आया, जितने भी टर्म्स बेटा पढ़ रहे हैं क्लियर होने बहुत जरूरी है। नहीं क्लियर होगा तो कॉमर्स नहीं पढ़ पाएंगे आप, इस बात को एकदम ध्यान से समझ लीजिए। और ये सारे टर्म्स को आपको एकदम क्लियर करने हैं, जिसको क्लिस्टर क्लियर बोलते हैं वो करने हैं। जब तक आप वो नहीं कर पाएंगे तब तक आप कॉमर्स नहीं पढ़ पाएंगे। सारे वर्ड्स आपको जितने भी चैप्टर्स आप स्टडी करेंगे प्रत्येक चैप्टर में आपको ये सारे वर्ड्स आएंगे। ये हमारे टर्म्स हैं, इसी पे कॉमर्स का जो क्रिएशन किया गया। चलिए आगे बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल के बारे में मैं बात बता दूं, बहुत छोटा सा एग्जांपल कैपिटल के बारे में बेटा ले लीजिए कि पैसा इन्वेस्ट करना है। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस, दैट्स ऑल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर्स इन द बिजनेस, दैट्स कॉल्ड कैपिटल। एक ऐसा पैसा जो कि कौन देता हो, बिजनेस में कौन लगाता हो, प्रोप्राइटर मालिक लगाता हो, दैट्स कॉल्ड कैपिटल। ये जो कैपिटल है बेटा, ये कैपिटल एसेट्स में भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके से फॉर्म में हो सकता है। और जब कैपिटल का फॉर्मेशन हम करते हैं तो आने वाले समय में इसी कैपिटल के अकॉर्डिंग टू हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस असाइन करते हैं। मान लो कि कैपिटल हमारा डिक्रीज अगर होता चला गया तो मान के चलो कि बिजनेस में लॉस हो रहा है। अगर कैपिटल हमारा इंक्रीज करता चला जा रहा है, बिजनेस हमने 1 लाख से स्टार्ट किया, हमारा बिजनेस 5 लाख तक पहुंच गया, दैट्स मीन बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है। तो बहुत ज्यादा यहां समझना नहीं है, यहां बस आपको इतना ही जानना है कि कैपिटल का मतलब क्या है कि जो प्रोप्राइटर, जो मालिक, जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, दैट्स कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल को के लिए हम लोग एक फार्मूला का भी क्रिएशन करते हैं, ध्यान से लिखिएगा। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स, अभी मैंने आपको नहीं बताया है, लायबिलिटी नहीं बताई है, अभी बताएंगे तो क्लियर होगा, लेकिन ये फार्मूला है इसलिए इसको थोड़ा यहां समझना जरूरी है। इसको थोड़ा मेमोरी में डाल दीजिए, थोड़ा याद कर लीजिए, एक दो बार रिपीट कर देते हैं। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। किसी भी बिजनेस में अगर कैपिटल को असाइन करना हो तो उस बिजनेस के अंदर के एसेट्स को में से लायबिलिटी को क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, कैपिटल निकल जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अगला जो टर्म हमारा है वो टर्म है हमारा ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, सारे वर्ड्स बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ड्राइंग्स का मतलब होता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। ड्राइंग्स का क्या मीनिंग है कि एक ऐसा पैसा जो प्रोप्राइटर है, जो मालिक है, वो अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए बिजनेस से निकालता हो, विड्रॉ करता हो, दैट्स कॉल्ड ड्राइंग। मैंने क्या बोला, पर्सनल एंड प्राइवेट एक्सपेंस। ध्यान से सुनेंगे, मैंने क्या बोला, पर्सनल एंड प्राइवेट एक्सपेंस। तो जो आपका पर्सनल और प्राइवेट एक्सपेंस है बेटा, जो आप बिजनेस से विड्रॉ करते हैं, जो ओनर विड्रॉ करता है, जो प्रोप्राइटर विड्रॉ करता है, दैट्स कॉल्ड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का अगर कैलकुलेशन हम करें तो हम क्या करते हैं, उसको जो कैपिटल है, यहां पे मैं करके दिखाता हूं, मान लो कि जो बिजनेस का कैपिटल है बेटा, कैपिटल में से हम लोग क्या करते हैं, लेस ड्राइंग्स। लेस ड्राइंग्स, ध्यान से देखिए, कैपिटल में से क्या करते हैं, ड्राइंग्स को लेस करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद जो टर्म्स हम लोग को बात करना है, वो टर्म्स बात करना है लायबिलिटी। बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत गौर से समझिएगा। लायबिलिटी बेटा, लायबिलिटी का क्या मतलब है, बहुत आसान है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इजी गोइंग आपको समझ में आ जाएगी। लायबिलिटी रेफर्स टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, दैट मीन्स कि मान लीजिए कि आपका एक बिजनेस है और बिजनेस को आपने चलाने के लिए आपने क्या किया, बैंक से आपने क्या किया, लोन ले लिया। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं क्या करेंगे, आप उसका पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, यस आप करेंगे उसका पेमेंट। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो उसका पेमेंट करना है आपको, तो क्या है आपके ऊपर, आपके फर्म के ऊपर क्या है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ऐसे भी कह सकते हैं जो आपके बिजनेस में
आपके ऊपर कर्ज हो, बकाया हो, दैट्स कॉल्ड ये लायबिलिटी। लायबिलिटी कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू टर्म्स, वन इज द इंटरनल लायबिलिटी, a second is the external liability. Internal liability, that means what? Internal liability, that means कि owner of the business are known as internal liability. The liability which belongs to the owner of the business. ध्यान से सुनिए, क्या होता है, मान लो कि आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं और एक मालिक है जो कि बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो पैसा लगा रहा है तो क्या उस पैसे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की नहीं है? यस है, उस पैसे के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कहता है कि द लायबिलिटी विच बिलोंग्स टू द ओनर ऑफ द बिजनेस आर नोन एज इंटरनल लायबिलिटी। फॉर द एग्जांपल्स, कैपिटल इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल लायबिलिटी। कैपिटल कौन लगाता है? ओनर्स लगाता है, बिजनेस में लगाता है। तो जब बिजनेसमैन और ओनर जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में बेटा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? इंटरनल लायबिलिटी। चलिए आगे बात करते हैं। सेकेंड इज द एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये किसकी होती है? बिजनेस से बाहर के जो आउटसाइडर्स होते हैं। अब आउटसाइडर्स, किसी से आप रॉ मटेरियल ले आए, अब रॉ मटेरियल लाएंगे तो आप उसको पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? एकदम करेंगे। तो अगर आप उसको पेमेंट करते हैं, दैट्स कॉल्ड ये, जो उसका बकाया होता है आपके ऊपर, दैट्स कॉल्ड ये एक्सटर्नल लायबिलिटी। देखते हैं, द लायबिलिटी विच बिलोंग्स टू द आउटसाइडर पार्टी। देखिए क्या लिखता है, outsiders parties are known as external liability, like loan from bank, creditors, goods supply। बैंक से आपने लोन लिया, किसी से आपने रॉ मटेरियल लिया, गुड्स का किसी ने आपको सप्लाई किया, सबका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। ये सारी चीजें क्या होती है बेटा? एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब ये जो एक्सटर्नल लायबिलिटी बेटा होता है, इस एक्सटर्नल लायबिलिटी को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा और एक एक चीजों को समझ के चलेंगे हम लोग। नंबर वन इज द नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट आपको मोर देन 1 ईयर करना हो, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। मैंने बताया था अकाउंटिंग ईयर हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को एंड होता है। तो मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर का बेटा मतलब होता है कि 1 साल से ज्यादा समय में जिस लायबिलिटी का आपका पेमेंट करना हो, दैट्स कॉल्ड ये नॉन करेंट। For the examples, debenture, long-term loans. Second is the current liability. Current liability that means what? एक ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट आपको विद इन 1 ईयर करना होता है। विद इन 1 ईयर, देखिए जरा यहाँ पे विद इन है ईयर। विद इन ईयर का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में ही आपको उस लायबिलिटी का पेमेंट करना होता है। दैट्स कॉल्ड ये करंट लायबिलिटी। फॉर द एग्जांपल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, bills payable, short term loans, outstanding expense। थर्ड इज द कंटीजेंट लायबिलिटी। आप इसको समझने के लिए समझ सकते हैं, इसका बहुत यूज अब अकाउंटिंग में नहीं है, बस समझने के लिए समझ सकते हैं कि लायबिलिटी विच आर नॉट लायबिलिटीज एट प्रेजेंट बट ऑन हैपनिंग ऑफ ए स्पेशल कंटीजेंसीज दे मे अराइज, सच लायबिलिटी आर कॉल्ड कंटीजेंट लायबिलिटी। पहले से लायबिलिटी नहीं है बेटा, कोई लायबिलिटी पहले से नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी घटना घट गई बिजनेस में, उसके कारण वो लायबिलिटी हमारे ऊपर क्रिएट हो गया। ध्यान से सुनिएगा, पहले से लायबिलिटी नहीं है, हम मान के नहीं चल रहे को हमारी लायबिलिटी है, लेकिन बिजनेस में कुछ ऐसा कुछ परिस्थिति आ गई जिसके कारण वो लायबिलिटी बन गई। फॉर द एग्जांपल्स ध्यान से सुनिएगा, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। ध्यान से सुनिए, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, क्या मतलब हुआ? अभी बेटा मैं कितना ही बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बिल का मतलब तब समझ में आएगा जब बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर आप स्टडी करेंगे। लेकिन यहां देखते हैं हम लोग, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक का मतलब हो गया कि बिल को हमको क्या करना है? बिल हमारे पास है 10,000। कैसे बेटा देखते हैं, ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बिल है हमारे पास 10,000 का, ठीक है, और एक बिल का पेमेंट हमको करना है 3 मंथ्स के बाद। ध्यान से देखिएगा, बिल का पेमेंट कब होना है? आफ्टर 3 मंथ। लेकिन 3 महीने के बाद, ध्यान से सुनेंगे, 3 मंथ के बाद हमको बिल का पेमेंट करना है कि पैसे की जरूरत हमको आ गई। अब इस बिल का हम चाहते हैं कि कोई ये बिल हमसे ले ले और 2 मंथ में ही हम इसका पेमेंट ले लें। बेटा ऐसा कोई आदमी करेगा क्या?
करेगा तो क्या करेगा, ये जो पैसा है 10,000 इस पे आपका डिस्काउंट चार्ज करेगा। तो क्या होगा, पैसे कम मिलेंगे आपको, कम मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है मेरा कि कुछ ऐसी हैपनिंग हमारे बिजनेस में हो जाता है जिसके कारण वो लायबिलिटी हमारा क्रिएट हो जाता है। इस चीज को ध्यान से समझना है। फॉर द एग्जांपल्स देख लीजिए यहां पर, दे मे राइज सच लायबिलिटीज आर कॉल्ड कंटीजेंट लायबिलिटी, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, पेंडिंग इन द कोर्ट फॉर द लायबिलिटी, गारंटी अंडरटेकन फॉर ए लोन। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे एसेट्स के बारे में। ध्यान से लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है एसेट्स। देखिए एसेट्स क्या होता है, देखिए एसेट्स का मतलब होता है जो बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है, दैट्स ऑल। जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है दैट्स कॉल्ड बी एसेट्स। फॉर द एग्जांपल्स, कैश इन हैंड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स, बैंक बैलेंस, डेटर मतलब जो पैसा देने वाला होता है, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, गुडविल का मतलब रेपुटेशन, आगे पढ़ेंगे हम लोग सबके बारे में। ये सारी चीजें क्या होती है, हमारी एसेट्स होती है। जो हमारे बिजनेस का क्या है, प्रॉपर्टी है, जिसकी एक वैल्यू है, दैट्स कॉल्ड बी एसेट्स। एसेट्स के लिए 3 कैरेक्टर का होना बहुत जरूरी है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स एसेट्स में होना चाहिए। नंबर 1 इज द एसेट्स आर वैल्यूएबल टर्म्स, वो उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए। नंबर 2 इज द एसेट्स आर ओन्ड बाय द बिजनेस, वो बिजनेस का होना चाहिए। दे आर हेल्पफुल फॉर ए स्मूथ कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, और एसेट्स से हम बिजनेस को बहुत स्मूथली क्या कर सकते हो, बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। दीज आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वॉल्विंग एसेट्स। Next is the assets can be classified into basically 2 types. First is the non-current assets. Non-current assets, that means what? Beta, non-current assets, that means कि those types of assets which are using more than one accounting year. एक ऐसी संपत्ति जिसका इस्तेमाल हम 1 साल से ज्यादा समय के लिए करते हैं, दैट्स कॉल्ड बी नॉन-करंट एसेट्स। नॉन-करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज इन द बिजनेस, लंबे समय तक के लिए बिजनेस में जिसका इस्तेमाल होता है, विद द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग, सामान का निर्माण करने में और रेवेन्यू अर्न करने में उसका यूज हम लोग करते हैं। जो नॉन करंट एसेट्स होता है ये सेल पर्पस के लिए बेटा नहीं होता है, किसी भी हालत में नहीं होता है। चलिए आगे बात करते हैं। नॉन करंट एसेट्स आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। वन इज द टेंजेबल और सेकेंड इज द इंटेंजेबल। वन इज द टेंजेबल एंड सेकेंड इज द इंटेंजेबल। ध्यान से देखते हैं टेंजेबल एसेट्स। टेंजेबल एसेट्स हम किसको कहते हैं? टेंजेबल एसेट्स का मतलब होता है एक ऐसी संपत्ति, एक ऐसा एसेट्स जिसका फिजिकल फॉर्म हो, शेप हो, साइज हो, दैट्स कॉल्ड बी टेंजेबल एसेट्स। एसेट्स आर ओन हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस। ये मार्कर है बेटा, मार्कर क्या इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है कि नहीं है? आकार प्रकार है, दैट्स कॉल्ड बी टेंजेबल एसेट्स। जो कुछ भी आप देखते हैं जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको देख सकते हो, जिसको छू करके महसूस कर सकते हो, दैट्स कॉल्ड बी tangible assets. For examples, plant and machinery, computer, goods. And second is the intangible assets. Intangible assets, that means intangible assets are those assets having no physical existence but their positions gives rise some rights and benefit to the owner. अब intangible assets क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट उसका फिजिकल फॉर्म, शेप, साइज नहीं है, लेकिन उसका बेनिफिट किसके लिए? ओनर्स के लिए है, मालिक के लिए है। फॉर द एग्जांपल्स, गुडविल, जो बिजनेस का रेपुटेशन है, बिजनेस की वैल्यू, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क, माइनिंग राइट, कॉपीराइट, ये सब क्या है? एक वैल्यू है जो कि बिजनेस को क्या करता है? आगे की तरफ लेकर के जाता है।
हर बिजनेस की एक अपनी वैल्यू होती है, हर बिजनेस का अपना रेपुटेशन होता है, और रेपुटेशन के अकॉर्डिंग टू उसके प्राइस क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो मैंने कहा कि इंटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आएगा बेटा, गुडविल आएगा, पेटेंट राइट आएगा, कॉपीराइट आएगा, ट्रेडमार्क आएगा। नेक्स्ट इज करंट एसेट्स। ध्यान से सुनिए, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब है एक ऐसा एसेट्स जिसको हम एक साल के अंदर में, 1 ईयर के अंदर में, 1 अकाउंटिंग ईयर के अंदर में हम जब चाहें तब उसको कैश में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, ये हमेशा सेल पर्पस के लिए होता है, which could be converted into cash within 1 year. That's called current assets. For the examples, cash, बैंक बैलेंस, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, डेटर, जो भी आप एग्जांपल्स ले लें। नाउ नेक्स्ट इज द फिक्स्ड एसेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, फिर भी थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं इसको भी। मेन आपके सिलेबस में जो बेटा पढ़ना है वो करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स को ही पढ़ना है, लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स को भी देखिए। देखिए कहता है फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है। देखिए एक ऐसा एसेट्स होता है जिसको हम नॉमिनल एसेट्स के भी नाम से जानते हैं। दीज एसेट्स हैव नो रियल वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू अपनी नहीं होती। ये एज ए टेक्निकल ग्राउंड पे बस हम लोग यूज करते हैं, टेक्निकल ग्राउंड के लिए। और दे आर सोन इन द बैलेंस शीट टिल दे आर नॉट कंप्लीटेड रिटर्न ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये थोड़ी बड़ी बातें हो गई, ये बातें भी आपको समझ में नहीं आएगी, जब कॉमर्स थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन बस इतना ही आप समझिए कि टेक्निकल तौर पे इस एसेट्स को हम यूज करते हैं, और एक नॉमिनल है, इसका कोई बेनिफिट बिजनेस को नहीं होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। आगे बात करते हैं बेटा कुछ और। आज हम लोगों ने स्टडी किया एक वर्ड है ऑपरेटिंग साइकिल। ध्यान से सुनिएगा, ऑपरेटिंग साइकिल। एंड ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स for processing and their realization in cash equivalent. If the normal operating cycle cannot be identified, it is assumed to have duration of 12 months. देखिए क्या कह रहा है, ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम बिटवीन द एक्विजिशन, टाइम बिटवीन द एक्विजिशन, जितने समय में वो आप एक्विजिट करते हैं एसेट्स को, और उससे आपको उसके अकॉर्डिंग टू कैश आपको मिलता है, दैट्स कॉल्ड बी ऑपरेटिंग साइकिल। जनरली ऑपरेटिंग साइकिल मान के कब तक हम चलते हैं, 1 ईयर का, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। बेटा जी आज हम लोग यहीं तक स्टडी करेंगे, और आज के क्लास में जो हम लोगों ने स्टडी किया उसको हम एक बार थोड़ा आपको बता दें कि आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया। आज के क्लास में बेसिकली सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होता है, फिर हमने देखा कि इवेंट क्या होता है, फिर हमने देखा कि कैपिटल का क्या मतलब होता है, फिर हमने देखा लायबिलिटी क्या होता है, फिर हमने देखा एसेट्स क्या होता है। ड्राइंग्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इतने इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको आपको एक एक चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, बातों को समझना पड़ेगा, तभी जाकर के आप अकाउंटिंग प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही क्लास रखते हैं। जिन बच्चों को मैं फिर से एक बार बता दूं कि जिन बच्चों ने क्लास नहीं किया है या दिक्कत है, वो मेरे अकाउंट्स बाय प्रणव झा करके मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पे जा सकते हैं, वहां से जाकर के आप वीडियो ले सकते हैं, और ले करके आप सिस्टमेटिक सारी चीजों को आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। कहीं से किसी तरह की दिक्कत हो तो मैंने आपको बताया हुआ है तरीका, उस तरीके से आकर के आप क्वेश्चन से राइज कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगले क्लास में सेकेंड चैप्टर में इससे आगे के टॉपिक्स हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन सब चीजों के ऊपर चर्चा हम लोग करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मन लगा करके पढ़ते रहिए, और जहां भी दिक्कत होती हो वहां हम लोग को बताइए, हम लोग प्रयास करेंगे आपकी मदद करने का, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। आज के लिए गुड डे, थैंक यू।